ठीक है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब आपके पास आती हूँ, फिर कोहली साहब आपके पास, और संजीव श्रीवास्तव जी भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। संजीव जी आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर साहब, इन भारत और साथ ही ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को आप एक क्या नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के तौर पर देख सकते हैं ज्वाइंटली, क्योंकि एक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एट द मोमेंट है और एक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या भारत एक थर्ड पोल के तौर पर इंपॉर्टेंट हो रहा है अब, क्योंकि चीन पर और अमेरिका पर मैक्सिमम कंट्रीज की निर्भरता रही है। ठीक है, इसको जो आपने बार बार जिक्र किया मदर ऑफ ऑल डील्स इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो प्रभाव है एक तो लंबी देर के बाद आएगा, धीरे धीरे आएगा, इसलिए इसको सामरिक नजरिए से बनाया गया है। दूसरा, इसका प्रभाव केवल यूरोप या भारत तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर उसका क्या असर होगा, तकनीक के हस्तांतरण में क्या उसका असर होगा, तो उन सब चीजों को भी नजर में रखते हुए इसकी तैयारी की गई है। इसीलिए इसकी जो सीमा है वो केवल टैरिफ या ड्यूटी कम करने तक नहीं है, उसके साथ साझेदारी, हिस्सेदारी कैसे बनानी है, वर्क फोर्स की मोबिलिटी उसमें किस तरह से लानी है, इनोवेशन में जॉइंट एफर्ट्स कैसे करनी है, तो बहुत सी चीजें वो व्यापार से निवेश को लेकर और अलग अलग क्षेत्रों में हिस्सेदारी बनाने की एक मंशा इसमें जाहिर होती है। उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तेजी से बदलाव आएगा धीरे धीरे, और उसमें अलग अलग यूरोप के अपने मापदंड हैं, भारत की अपनी सीमाएं हैं। तो पहली बात तो ये कि क्योंकि इसका प्रभाव विश्व स्तर पर होने वाला है, ये इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। दूसरी बात ये कि आपस में यूरोप का जो तालमेल है वो पहले से ही काफी सुदृढ़ है, इसलिए तो आज ये एक तरह से विजन स्टेटमेंट सामने रखा गया है, 24 चैप्टर्स इसमें हैं, उसमें हम इसको कार्यान्वित कर पाएंगे। ये भरोसा यहीं से आता है कि पहले से ही विश्व में भारत और यूरोप के देश जो हैं वो सैद्धांतिक तौर पर मूल्यों पर, मापदंडों पर राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका ये रुझान हमेशा से नजर आता है। आपस में जो हिस्सेदारी है वो भी पहले से सुदृढ़ है। करीब करीब 200 अरब डॉलर यूरोप के देश भारत में निवेश कर चुके हैं, उनकी 6000 से ज्यादा कंपनियां भारत में हैं आज। ठीक उसी तरह से भारत भी करीब 40 अरब डॉलर वहां निवेश कर चुका है। 1500 भारतीय कंपनी अलग अलग देशों में यूरोप में आज हैं। तो पहले से ही तालमेल बना हुआ है, खासकर कुछ देशों के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, ब्रिटेन के साथ, कुछ देशों के साथ ज्यादा अच्छा तालमेल था। अब ये क्योंकि ढांचा बना दिया गया है, उसके चलते सभी 27 देशों के साथ एक ही तरीके से, एक ही मंच पर, एक ही मापदंड को सामने रखते हुए हिस्सेदारी आगे बढ़ेगी। और एक और जो बड़ा दिलचस्प पहलू है वो ये कि भारत अमेरिका के साथ भी इसी तरह का एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने की लगातार कोशिश में था, और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। वहां नहीं हो पाने से तो ये जो यूरोपीय देशों को लगा कि उन पर भी एक तरह से राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ्स का जो है वो खतरा मंडराता रहता है। पिछले 7 सालों में 3 गुना ड्यूटीज हो गई हैं यूरोप की जो निर्यात होता है अमेरिका के लिए। भारत पर भी इसी तरह से 50% टैरिफ लगा हुआ है, और खासकर इन क्षेत्रों में देखें, भारत की बात करें तो सबसे बड़ी चोट जो भारत के निर्यात को राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ से लगी है वो है टेक्सटाइल्स एंड एपरल्स पे और जेम्स एंड ज्वेलरी पे। और दोनों में ही इस एफटीए में साफ कहा गया कि टेक्सटाइल और एपरल में जो करीब करीब 9%, वैसे कहने को एवरेज जो ड्यूटी यूरोपियन यूनियन की है वो 4% से कम है, और कुछ क्षेत्रों में ज्यादा है, तो टेक्सटाइल एपरल में 9% से ऊपर है, उसको जीरो किया जा रहा है। प्रोफेसर साहब, क्विकली एक काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म का दौर है। प्रोटेक्शनिज्म के इस दौर में क्या एफटीए कम्स विद रिस्क? उसमें ऐसा नहीं कि चुनौतियां नहीं, रिस्क होगा। जैसे अभी कहा गया कि यूरोपीय देशों के, चाहे वो डिफोरेस्टेशन को लेकर हो, मानवाधिकारों को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, लेबर राइट्स को लेकर हो, वुमेन एम्पावरमेंट की, जेंडर के बहुत से अलग अलग मापदंड हैं जिन पर हमें खरा उतरना होगा। और खासकर एक CBAM जिसको हम कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो पर्यावरण को लेकर हैं, उनके चलते आपके जो स्टील है, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, इन क्षेत्रों में धीरे धीरे तालमेल बनाने में समय लगेगा। पर यह है कि जैसे सेवा के क्षेत्र में
20% ऐसा अनुमान है कि हमारी सर्विसेज जो है वो ये अगले साल पहली जनवरी से जब ये लागू होने की उम्मीद है, 20% उसमें बढ़ावा आ सकता है। तो जो कह रहे हैं कि जो 83 अरब डॉलर का सर्विसेज का हमारा ट्रेड है वो 2030 तक दुगना हो जाएगा। ठीक उसी तरह से गुड्स ट्रेड जो है 136 अरब डॉलर वो भी दुगना होने की उम्मीद है। तो कुछ कुछ क्षेत्रों में ये जो जिस तरह से एफटीए बनाया गया है, मोटे तौर पे मैं कह रहा हूं कि वो एक मंशा जाहिर करता है, उसको कार्य करने में समय लगेगा। कुछ क्षेत्रों में बड़ी जल्दी बदलाव आएगा, कुछ में समय लगेगा। ठीक है, शरद कोहली। और एक बिजनेसमैन की तरफ से ये कहा गया है कि ये डील प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत सोच के नतीजे के तौर पर जरूर देखी जानी चाहिए। प्रोफेसर साहब 30 सेकंड्स आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए, शरद कोहली जी, फिर संजीव जी आपका क्लोजिंग कमेंट लेके खत्म करूंगी। आई नो सर लिटिल डिफिकल्ट प्रोफेसर साहब 30 सेकंड्स में, बट आई टेक योर क्लोजिंग कमेंट। हाँ, इसमें मंशा बहुत एक तरह से एम्बिशियस है। टैरिफ घटाए गए हैं, पर टैरिफ में भी बहुत सीमित तरीके से उनको घटाया गया। सबसे बड़ा उदाहरण ऑटो सेक्टर का है, जहां 110 से कम करके 40% है, पर ये केवल वहां लागू होगा जहां 15,000 यूरो से ज्यादा महंगी गाड़ियों की हम बात करते हैं। ठीक उसी तरह से कृषि में भी और डेयरी में भी बहुत सीमित तरीके से टैरिफ घटाए गए हैं, और टैरिफ ही अपने आप व्यापार को तय नहीं करते। फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी आपको देखना होता है, जिसमें वो सब मानव अधिकार और पर्यावरण वगैरह आते हैं। जहां यूरोप के मापदंडों पर भारत के निर्यात को अच्छा उतरना होगा, इसलिए इसको कार्यान्वित करने में समय लगेगा।